जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने मुख्य रूप से दो क्लास पढ़ लिया है, दो क्लास कंप्लीट किया है। जिसमें कि पहले क्लास की बात करें तो पहले क्लास में हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान से जुड़ी बेसिक बातों की चर्चा की थी और दूसरे क्लास में जो है बेसिक बातों सहित 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ 1793 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो पिछले क्लास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा की थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु पारित किया गया पहला अधिनियम था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम था जिसे ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में। वहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में जो है इजाफा किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के जो कार्य अधिकार शक्ति है उसमें इजाफा किया गया था। इसी के साथ साथ जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल में गवर्नर जनरल समेत 4 अन्य सदस्यों के नेतृत्व में जो है सरकार का गठन किया गया था। और इसी एक्ट में जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन भी किया गया था, जिसके जो है मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। वहीं इसी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। अब देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो उसमें हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और वहीं बंगाल के जो है गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया और इसके साथ ही उसके कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया। हुआ क्या कि दोनों में से किसी कार्यों को परिभाषित नहीं किया गया, जिस वजह से बंगाल के गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है टकराव होना शुरू हो गया। जबकि यह एक्ट जो है यह भारत के शासन प्रशासन को बेहतर करने के लिए लाया गया था। जबकि इस एक्ट की वजह से जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल है तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है टकराव होना प्रारंभ हो गया। इसी वजह से इस एक्ट को जो है प्रयास तथा भूल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का निर्धारण किया गया। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है यह अधिकार दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वह बंबई तथा मद्रास के लिए भी कानून का निर्माण कर सकती है। तो यह जो चीज है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब आज के क्लास की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पिट्स इंडिया एक्ट। आज का जो टॉपिक है वह पिट्स इंडिया एक्ट है तथा 1793 का चार्टर्ड एक्ट है। अब देखिए, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में आया। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कि भाई 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। वहीं उसके लगभग 11 साल बाद जो है 1784 ईस्वी में जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो भाई यह एक्ट आया क्यों? तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में देखिए कई सारी सेल फोन कंपनियां हैं जो कि भारत में अपना सेल फोन सेल करती है। ठीक, अभी होता क्या है कि जैसे एक कंपनी मान के ले लिए कि रेडमी हो गया। रेडमी कोई एक कंपनी है, सेलफोन कंपनी है जो अपना फोन भारत में बेचती है।
होता क्या है कि जैसे रेडमी एक फोन लाई, जैसे रेडमी नोट 9 फोन करके लाई, ठीक, नोट 9 करके एक फोन लाई। अब बाद में क्या है कि नोट 10 भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ फीचर जो है नोट 9 में जो है आउटडेटेड हो जाते हैं, या कुछ नए फीचर्स को उसमें ऐड करना रहता है, अपडेट करना रहता है। इस वजह से जो है उसका जो है अगला वर्जन लाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारी कमियां थी, जिस कमियों को दूर करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए जो है 1784 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जिसे 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है जो 1784 ईस्वी में पारित हुआ, वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था, जिस वजह से इस एक्ट को जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें इस एक्ट की विशेषताओं की, तो इस एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जो है कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की पहली विशेषता की बात करें, तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया, और पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन में जो है दो संस्था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो संस्था का गठन किया गया। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो यह जो संस्था है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह जब कंपनी स्थापित हुई थी, जब कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है गठन किया गया था, उसी समय जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया था। वहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संस्था है वह कंपनी के स्थापित होने के समय जो ही है मौजूद थी। वहीं अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का व्यापारिक मामलों को देखता था। कंपनी के जो है व्यापारिक मामलों को देखता था। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखती थी। राजनीतिक मामलों को देखती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संस्था है वह कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वह कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखती थी, अर्थात शासन प्रशासन को देखती थी। अब देखिए कंपनी एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक है, और उसमें दो संस्थाएं काम कर रही है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी कि एक संस्था में जो है एक कंपनी में जो है दो संस्था काम कर रही है, एक कंपनी में दो संस्था काम कर रही है। अर्थात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि एक ही कंपनी में दो संस्थाएं काम कर रहे हैं, यानी कि दो लोग जो है अपने अपने स्तर से शासन प्रशासन को देख रहे हैं। दो संस्थाएं जो है अपने अपने स्तर से शासन प्रशासन को देख रही है। इसी वजह से जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है
द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई मानी जाती है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था, अर्थात शासन प्रशासन को देखता था। यानी कि कंपनी के पास जो है अपनी फौज थी, कंपनी के पास जो है अपनी फौज थी, अपनी सेना थी। अब अपनी सेना है तो भाई क्या करती थी कंपनी की, युद्ध करती थी। भारत के जो शासक हुआ करते थे उनसे युद्ध करती थी। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग शासक हुआ करते थे और उनसे जो है कंपनी युद्ध करती थी। युद्ध करके क्या करती थी कि क्षेत्रों को जो है अपने अधीन कर लेती थी, क्षेत्र को जो है अपने अधीन कर लेती थी, वहां के राजा को जो है अपने अधीन करके, और क्या है कि वहां उससे टैक्स वसूला करती थी। तो इस एक्ट में जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी कि जो कंपनी युद्ध करके भारत के शासकों से जो क्षेत्र जीतेगी, जिस राज्य को जीतेगी, जिस प्रांत को जीतेगी, वह क्षेत्र जो है, वह प्रांत जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र कहलाएगा। वही अगर हम बात करें अगले विशेषता की बात करें तो इस एक्ट में जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है संशोधन 1786 ईस्वी में हुआ, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है संशोधन 1786 ईस्वी में हुआ, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले विशेषता की, तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार अर्थात विशेषाधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जो है वीटो का अधिकार अर्थात विशेषाधिकार प्रदान किया गया। जैसे कि अगर एग्जाम में हम बात करें यहाँ से प्रश्न की, तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दे कि गवर्नर जनरल को जो है वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, किस एक्ट के तहत प्रदान किया गया, तो हमारा आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का जो है अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जो है गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार अर्थात विशेषाधिकार प्रदान किया गया। अब कुछ लोग जो है आंसर दे देते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जो है वीटो का अधिकार दिया गया, जबकि यह आंसर गलत है। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जो है वीटो का अधिकार दिया गया। अगर हम देखिए बात करें वीटो की, तो वीटो क्या होता है? तो देखिए अगर हम बात करें वीटो की, तो जैसे एक मान के चलिए एक कोई संस्था है जिसमें कि पांच लोग सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, उपाध्यक्ष हो गया और सदस्य है। मान के लिए टोटल 5 सदस्य है। 5 सदस्य में अगर मान के चलिए अध्यक्ष को जो है वीटो का अधिकार प्रदान किया गया, तो होता क्या है कि अगर चार लोग किसी चीज को लेकर सहमति बना ले, किसी कार्य को लेकर सहमति बना ले, और अगर अध्यक्ष बोल दे कि नहीं नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर ये 4 लोग किसी काम को लेकर असहमति जताए कि नहीं होना चाहिए, अगर एक आदमी बोल दिया कि अध्यक्ष जिसके पास वीटो है, अगर वो बोल दिया कि नहीं ये काम होगा, तो होगा। तो वहीं वीटो की बात करें तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब होता है रोकना। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें तो वीटो का जो मतलब होता है वो होता है रोकना। अब देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के कारण ही जो है वारेन हेस्टिंग अपने पद से त्याग पत्र दिए और वापस लंदन चले गए, वापस लंदन लौट गए। जब वापस वारेन हेस्टिंग लंदन लौटे तो एडमंड बर्के ने
एडमंड बर्के ने वारेन हेस्टिंग पर बंगाल का शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं करने का आरोप जड़ दिया। एडमंड बर्के ने जो है वारेन हेस्टिंग पर बंगाल का शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं करने का आरोप जड़ दिया, जिसके वजह से वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला, जिसके वजह से जो है वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला। और यह मुकदमा 7 साल तक चला। यह मुकदमा 7 साल तक चला। जो महाभियोग का मुकदमा है, महाभियोग का मुकदमा 7 साल तक वारेन हेस्टिंग पर चला। अब देखिए एक सवाल उठता है कि महाभियोग क्या है। महाभियोग क्या है? देखिए हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, जो है चर्चा किया था कि जैसे लंदन में 2 सदन है, जैसे लंदन में 2 सदन है, एक निम्न सदन, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब देखिए जिस किसी व्यक्ति पर हाउस ऑफ कॉमन में दुराचरण का आरोप लगता है, दुराचरण का आरोप लगता है, तो उस व्यक्ति पर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है मुकदमा चलाया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो है मुकदमा चलाया जाता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर दुराचरण का हाउस ऑफ कॉमन में दुराचरण का आरोप लगता है, तो उस पर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुकदमा चलाया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो कि पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित थी, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित थी। अब हम आगे देखेंगे 1793 का चार्टेड एक्ट। देखिए अगर हम बात करें 1793 के चार्टेड एक्ट की, तो कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि जब कंपनी स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हुई थी, उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 साल तक भारत में जो है व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में जो है व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। अर्थात जब कंपनी स्थापित हुई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों तक जो है भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। यानी कि भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी ब्रिटेन से व्यापार नहीं कर सकती है। भारत से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी जो है भारत से व्यापार नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, तो देखिए जैसे भारत में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे कि जियो हो गया, आपका वोडा आइडिया है जो संयुक्त रूप से चलता है, वहीं एयरटेल हो गया। ये कुछ कंपनियां हैं जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है। अब यदि इनमें से किसी एक कंपनी को, मान के चलिए जियो को, भारत सरकार यह अधिकार देती है कि आप जो है भारत के अलावा किसी दूसरे देश में जो है व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ जियो को यह अधिकार देती है कि आप भारत के अलावा किसी दूसरे देश में भी जो है व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों कंपनियों को नहीं देती है। तो यह जियो का एक तरह से एकाधिकार हो गया कि सिर्फ जियो ही है जो कि दूसरे देशों में भी व्यापार कर सकती है। जियो जो है दूसरे देशों में भी व्यापार कर सकती है, बाकी कंपनियां नहीं कर सकती है। तो यह जियो का क्या हुआ, एकाधिकार हो गया कि जब भी बाहर कोई दूसरा कंपनी जाएगी तो वह होगी जियो, व्यापार करने के लिए कोई दूसरा कंपनी जाएगी तो वह हो गया जियो। तो एक तरह से जो है एकाधिकार हो गया, एक प्लस अधिकार, यानी कि एक ही का अधिकार है कि यही भर सिर्फ जा सकती है। जैसे पति का पत्नी पर एकाधिकार होता है, पति का पत्नी पर एकाधिकार होता है, वहीं पत्नी का पति पर एकाधिकार होता है, पत्नी का भी जो है पति पर एकाधिकार होता है। जब कंपनी
शुरुआत में जब स्थापित हुई थी तो एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 साल तक भारत से जो है व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। वहीं उसके बाद जो है ब्रिटेन के राजा जो है जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए जो है कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। जेम्स प्रथम ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि कंपनी जब तक कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि भाई कंपनी जब तक चाहे तब तक व्यापार कर सकती है और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, दूसरा ब्रिटेन की कोई कंपनी जो है भारत से व्यापार नहीं कर सकती है। तो अगर हम बात करें 1793 के चार्टर्ड एक्ट की, तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट में कहा गया कि इस एक्ट के तहत जो है पहली बार भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर भारत में पहला बार जो है व्यापारिक एकाधिकार पर जो है नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी का भारत में व्यापार करने का एक अधिकार बना रहेगा। अगला जो 20 वर्ष है, अगला 20 साल तक जो है कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, यह एकाधिकार दिया गया। यानी कि 20 साल के बाद जो है इस एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया जा सकता है, कोई दूसरा कंपनी और भी ब्रिटेन की कंपनी आके व्यापार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 1793 का चार्टर्ड एक्ट है, यह एक्ट जो है वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रण में करने को लेकर लाया गया था। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट है वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रण में करने को लेकर जो है लाया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अगले विशेषता की, तो 1793 के जो चार्टर्ड एक्ट का अगला विशेषता है वह यह है कि कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही जो है जैसे कंपनी के अधिकारी तथा कर्मचारियों का जो वेतन है वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, चाहे कंपनी के अधिकारी ब्रिटेन में हो या फिर भारत में हो। अगर वो कंपनी के अधिकारी हैं, जैसे कंपनी के कुछ अधिकारी ब्रिटेन में भी रहते थे, कुछ भारत में भी रहते थे, तो कहीं भी रहे, वो ब्रिटेन में रहे या फिर भारत में रहे, उनका जो वेतन है वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। वह क्या है? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित थी तथा 1793 के चार्टर्ड एक्ट से संबंधित थी। अब क्या है कि इससे अगला जो है 1813 का चार्टर्ड एक्ट है और इसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। अब इन दोनों एक्टों को जो है 1813 का चार्टर्ड एक्ट तथा 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो है अगले क्लास में देखेंगे। 1813 का चार्टर्ड एक्ट और 1833 का चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट की जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि दो करके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार में जो है सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो है इन दो एक्टों की जो है चर्चा अगले क्लास में करेंगे। 1813 का चार्टर्ड एक्ट तथा 1833 का चार्टर्ड एक्ट की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।